तो इस वक्त हम हैं बीएचयू में और डॉक्टर ओम शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से ये लगातार 20 दिनों से धरने पर थे, इनकी जो मांग थी उस मांग को लेकर एक एक तरीके से राजनीतिक भी होते चला जा रहा है और एक तरीके से जब प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक विभाग का विभागाध्यक्ष अपने विभाग की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ है, मगर उसके बाद भी 20 दिनों से कोई सुनने नहीं आया, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी को हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और उनको क्या लगता है कि 20 दिन से जब हुआ 20 दिन वो धरने पर रहे, उसके बाद भी सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसके लिए सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप अपने विभाग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत हैं, मगर सरकार और प्रशासन बीएचयू का वो सुनने को तैयार क्यों नहीं है, इस पे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? मैं विभाग के लिए सचेत नहीं हूं, बल्कि देश के पूरी जनता के लिए सचेत हूं। इस देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और शिक्षा के मौलिक अधिकार की क्रांति लगातार हम लोग 1.5 दशकों से जारी किए हुए हैं। ये मेरा चौथा आमरण अनशन है और हर समय हमने जहां भी आम जन के स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, वहाँ पहले वैचारिक तौर पर, फिर कागज़ों से, और उससे भी न बन पाया तो ज़मीन पर आंदोलनों के द्वारा उस समाज को जगाकर उनके अधिकार को दिलवाने की कोशिश की है। ये उसी कड़ी में एक अगली कड़ी थी और इस पूरे आंदोलन की मुख्य भूमिका 3 चरणों में आप समझ सकते हैं। ये पहला आंदोलन, फिर जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो पूरे चुनाव बीत जाने के बाद भी चौथे, तीसरे, 5वें चरण में भी जाकर कोई मुद्दा नहीं बना, तो वह एक महत्वपूर्ण विषय था जिसको राजनीतिक मुद्दा बनवाना था। ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक था और हम लोगों के अथक प्रयास से ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज 20 दिन के आमरण अनशन के बाद इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की एक नई क्रांति पैदा ले ली है और ये आगे आने वाले 5 सालों के अंदर इस देश में एक ऐसी क्रांति पैदा करने वाली है जो चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार 4 जून के बाद है, वो इस मुद्दे को बिना आम जनता तक पहुंचाए हुए भाग नहीं सकती। हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक, आज तक हम आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन अब इसका दूसरा मोड हमने शुरू किया है। आमरण अनशन को विराम देकर अगली जो है हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो पूरे भारत के प्रतिनिधित्व रहेंगे। उसके अंदर हमारे सभी धर्म गुरुओं को भी हमने यहाँ के उनको साथ में रखा है और अब ये आंदोलन हर गांव, हर कस्बे, हर व्यक्ति तक पहुँचेगा और यहाँ के आने वाले हर चुनाव में जो भी नेता भाषण देने जाएंगे कि उनको वोट चाहिए, जनता सबसे पहले ये पूछेगी कि कब आप मुझे शिक्षा के मौलिक अधिकार दोगे, कब आप मुझे स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार दोगे और कब ये देश जो है एक मुख्य रूप से जो समग्र विकास का जो मुद्दा है, जो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो सबसे अचूक हथियार है, उसको आप लागू करेंगे और कब आप दूसरे जो मानवीय होने की जो आपकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी राजनीतिक हो, वो अपने अंदर मानवता पैदा करेंगे। ये चीज़ तो हो गई। अब मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो आपका सपोर्ट करने वाले भी की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ आपसे सवाल जो पूछ रहे हैं आपके विरोध में उनकी भी संख्या है। वो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, इस वजह से डॉक्टर ओम शंकर अपने आप को फेमस होने के लिए, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए धरने पे बैठ गए हैं। इसके पहले क्यों नहीं बैठ रहे थे? और सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आखिर वो जब धरने पर बैठे हैं तो उनके विभाग का काम कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं विभाग में बैठा हूँ, तो विभाग में बैठकर मेरा कार्य सिर्फ 8 घंटे का होता है। मैं 24 घंटे विभाग में बैठा हूँ। संडे को उसकी छुट्टी होती है, मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ, इसलिए विभाग में बैठा हूँ ताकि विभाग के कार्य 3 गुने कम कर पाऊँ, 1 गुने नहीं। और 3 गुने से भी 4 गुने कह सकते हैं क्योंकि संडे भी उसमें इंक्लूडेड है और बीच में 1-2 हॉलीडेज भी आए 20 दिनों में। तो पहला तो ये कार्य करने वाला है बात। दूसरी बात, ये आंदोलन 1.5 दशकों से जारी है, ना तो आज शुरू हुआ ना आज ख़त्म हुआ है। ये आगे हमेशा रूप बदलकर सामने आता रहेगा। तीसरी बात कि बीएचयू के भ्रष्टाचार के मुद्दे के लिए लगातार 2.5 सालों से 50 पत्र लिखे, जिसमें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीएचयू के अधिकारी तो है ही है उसमें।
इसके चाहे सबूत मैं दिखा सकता हूँ, जितने कहेंगे उतने सबूत दिखा सकता हूँ। इससे पहले भी मार्च महीने में जब ये चुनाव नहीं था, तब मैं आमरण अनशन पर बैठने जा रहा था। तब यहाँ के अधिकारियों ने मेरी बहुत सिंपल मांग है, और ये शर्म करनी चाहिए जिनको ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। मेरे मुद्दे को दिखाइए, मुद्दा क्या, मैं चाह क्या रहा हूँ, उस पोस्टर को दिखाइए। मैंने क्या मांगी है? सिर्फ 2 चीज़ है। देखिए, पीछे वो तो झूठ नहीं बोलेगा, पोस्टर तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, पोस्टर तो झूठ नहीं बोलेगा। पोस्टर कह रहा है कि एक अपराधी को चिकित्सा अधीक्षक पद से हटाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो अपराधी को ये चाहते हैं कि बीएचयू में बना रहे, और मेरे इतने लिखने के बाद भी ये 2.5 साल तक अपराधी क्यों बना हुआ है? और इसके लिए क्या प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि मैंने तो सबको पत्र लिखा है, और प्रधानमंत्री जी 3 बार आके गए। प्रधानमंत्री जी के पास कम से कम 3 बार तो मैंने डायरेक्ट मैसेज करवाए हैं और उनके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। फिर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करने के बजाय उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जीता जागता सबूत है, जिससे वो कभी मुकर नहीं सकते। तीसरी बात क्या है कि जब इतने दिनों से आप बात को नहीं मानेंगे, तो आम जनता को ये पता होना चाहिए कि आप किनको चुनने जा रहे हैं। अगर आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना और गलत व्यक्ति का चयन किया, तो आगे आने वाले भविष्य में एक गलत परंपरा जाएगी। और आम जनता के मुख्य मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, आप कहते हैं कि हम मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा को बहुत महत्व समझते हैं, लेकिन आप अगर इनके बजटों को देखें तो लगातार आपका बजट इस फंड में घटता रहा है। आपने अदर निगमों को एक साथ मिलाकर उसमें आंकड़ों की बाजीगरी करके ये दिखाने की कोशिश की मैंने इसमें बढ़ाया फंड, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये फंड आपने घटाए हैं। किसी भी समाज में अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार को नहीं लागू कर और फंड को घटाएंगे, तो उसका परिणाम वही होगा जो आज देखने को मिल रहा है। एक तरफ ट्रिलियन इकोनॉमी, यहाँ कुछ लोगों की वजह से वो जनित हो रही है, और ज़्यादातर जो इकोनॉमी है 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी आज कटोरा लेकर सामने खड़ा हो गया है। तो आम जनता से अपील है और कि आप सही मुद्दों को चुनें और मुद्दों पर बात करने वाले को ही चुनाव में चुनें। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है जो मुद्दा है यह चुनाव में जनता की प्राथमिकता बन पाएगा, या आने वाले वक्त में जनता की प्राथमिकता बन पाएगा? इस पे जनता सोच पाएगी? ये बन पाएगा नहीं, बन गई है। और इस देश में न सिर्फ इस चुनाव में, अगले आने वाले हर चुनाव में अब यही प्राथमिकता होगी। नफरत, जाति, धर्म ये नहीं चलने वाला है। हमने उसको बाहर कर दिया इस मुद्दे से, और यहाँ तक कि सभी धर्मगुरु, सभी बुद्धिजीवी, और देखिए जो गांधी जी के खुद प्रपौत्र हैं तुषार गांधी जी, वो हमारे आंदोलन में शामिल हो गए हैं। और जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं, ये सब एक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ नफरत नहीं प्रेम हो, जहाँ लोग सभी विकसित हो, कुछ लोग नहीं। और ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर निभाएंगे। ये लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार हर व्यक्ति और हर जाति और हर धर्म के लिए है। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी भी जाति धर्म के लोगों का इलाज नहीं किया है। ये जो जाति धर्म जो अपना चश्मा लगाकर हर चीज़ को देखना चाहते हैं, वो इस चश्मे से देखें कि जब कोविड आया था तो अस्पताल में मरने वाले कौन से जाति, कौन से धर्म और कौन से पार्टी के नहीं थे। अगर आपको उसके बाद भी आपका दिमाग अगर सही नहीं हुआ है, तो मेरे इस आंदोलन के बाद अपने चश्मे को उतार कर फेंक दीजिए और एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। स्वास्थ्य और शिक्षा को जाति धर्म के चश्मे से बाहर करके देखिए। बाकी मुद्दों पर ऐसी जो भी आपकी राजनीति करना हो करिए, लेकिन इस दोनों मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं। क्योंकि जब कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति आता है मेरे पास, तो मैं एक डॉक्टर होता हूं, वो सामने वाला मरीज होता है, और हम सिर्फ इसी चश्मे से देखते हैं कि उसकी जान कैसे बचाई जाए। और ये आंदोलन मेरे लिए नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलना है। मैं पहले से भी एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आम जनता में मेरी एक सम्मान है, और वो मुझे जानते हैं। जिसको जानते हैं उसको अपनी जनवाने की क्या ज़रूरत थी? वो जानते क्या नहीं थे अपने मुद्दे, वो जनवाया है मैंने। तो इस देश के जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप अपने लिए सही चुने और सही नेता को चुने, सही मुद्दे को चुने, व्यक्ति को नहीं चुने। व्यक्ति पर वोट नहीं दें, मुद्दों पर वोट दें। और मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार।
जो आपके समाज को मजबूत करेगा, जिसके ऊपर विकास खड़ा होगा, जो नए मानवीय पूंजी का निर्माण करेगा, जो इस देश के युवाओं में जाति धर्म और इस नफ़रत को जड़ से ख़त्म करेगा, जो सही सोच विकसित करेगा, जो ऊंच नीच और भेदभाव और छुआछूत की नफ़रत की, लिंग भाव और क्षेत्रीय भाव को ख़त्म करेगा। ऐसे मुद्दे पर आकर वोट करें और बांटने वाले को कभी वोट नहीं करें, प्रेम बांटने वाले को ही वोट करें। प्रेम बांटने वाले को वोट करें, नफरत बांटने वाले को वोट ना करें, ऐसा कहना है डॉक्टर ओम शंकर का। आपको क्या लगता है कि यह जो धरना प्रदर्शन है, यह जो मुद्दा है, कितना चुनाव में प्रभावशाली होगा, और आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।